नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट 2022 की जो परीक्षा है वो जुलाई में प्रस्तावित है और 15 मार्च तक जो है इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कितने पेपर होंगे, क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड है। इसको लेकर हम जो है ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस में जो बदलाव होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस में भी बदलाव कर देंगे। दोस्तों, पिछली रीट की जो वैकेंसी थी उसमें देखा गया था कि एक ही कोचिंग से लाखों अभ्यर्थियों ने कोचिंग की थी। इसके बावजूद उनके जो स्कोर है उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिला था। जिन अभ्यर्थियों ने नोट्स या ओनली बुक्स पर डिपेंड रहकर एग्ज़ाम दिया उनका स्कोर सामान्य रहा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उनका अच्छे से अध्ययन किया, उनके 130 प्लस स्कोर आसानी से उनके हो गया। तो ये यही कारण है कि पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो उससे आपको जो है क्वेश्चन करने का तरीका भी मालूम होता है और पेपर पैटर्न किस टाइप का रहता है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको अनुभव हो जाता है। तो इसी के लिए हम ये जो सीरीज है लेके आए हैं, सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम पार्ट 1 में जो है पहले 30 क्वेश्चन का जो है डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है साइको से, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब पढ़ाने के साथ साथ जो खेलकूद होते हैं या अन्य सहगामी क्रियाएं होती है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका छात्रों के सर्वांगीण विकास से। छात्रों का सर्वांगीण विकास जो है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसने अधिगम के निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसमें दोस्तों स्किनर ने किया था, कोलर ने भी किया था, थॉर्नडाइक ने भी किया था। बीएस ब्लूम ने कोई जो है अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बीएस ब्लूम है उन्होंने जो ब्लूम टेक्सोनोमी दिया था जिसमें सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, और सीखने के उद्देश्य उनको 3 भागों में बांटा था: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बाकी अन्य जो मनोवैज्ञानिक है, स्किनर स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था जिसको हम जो है पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। वहीं कोलर ने जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास व त्रुटि या एरर, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। आगे दोस्तों बात करते हैं तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। दोस्तों, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए कक्षा में प्रेरित करना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे तो उनकी जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की वृत्ति मुख्यतः संबंधित होती है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। दोस्तों, वृद्धि का जो तात्पर्य है वो डायरेक्ट आप मानिए कि शारीरिक विकास से होता है। बाह्य विकास है वो वृद्धि कहलाता है। जैसे आकार में परिवर्तन है तो वो वृद्धि में आता है, तो ये शारीरिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। पुनर्बलन का सिद्धांत है वो स्किनर का क्रियाप्रसूत सिद्धांत है, उसे कहा जाता है। सी ऑप्शन देखिए, इसमें हो जाएगा क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बीएफ स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास अवस्था का अंग नहीं है। दोस्तों, ब्रूनर ने जो निर्मितवाद दिया था उसमें जो है संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत जो उसका जो सिद्धांत था उसमें 3 जो है अवस्थाएं उसने बताई थी। उसमें एक तो थी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, एक थी क्रियात्मक अवस्था, एक संकेतात्मक अवस्था। अंतः प्रज्ञा अवस्था इसमें नहीं है। इसको इंग्लिश में भी आप जो है याद कर रखें, क्योंकि कभी कभी पेपर में जो है डायरेक्ट इंग्लिश नाम दिया हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है प्रतिबिंबात्मक अवस्था को बिंब अवस्था या आइकनिक स्टेज बोला जाता है। और दूसरी है क्रियात्मक अवस्था को जो है इनएक्टिव स्टेज या सक्रिय अवस्था बोला जा सकता है। और संकेतात्मक अवस्था, संकेत को सिंबल बोलते हैं तो सिंबलिक स्टेज हो जाती है। तो ये तीनों ब्रूनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। ये कथन किसका है। तो दोस्तों, ये जो है स्टैनली हॉल का कथन है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है वो किशोरावस्था होती है। तो इसमें स्टैनली हॉल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है उसमें 36 मिनट का समय लगता है। इसमें 36 मिनट, बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है।
जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बारे में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें डायरेक्ट आप मनोवैज्ञानिक का नाम याद रख सकते हैं। ये रोस नामक मनोवैज्ञानिक है, उनका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ये अधिगम की परिभाषा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये अधिगम की परिभाषा गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब 10 क्वेश्चन हमने साइको के ले लिए। अब हिंदी के और टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द है, हेतु बिल्कुल समानार्थी है। लक्ष्य ये भी समानार्थी है। उद्देश्य भी प्रयोजन का समानार्थी शब्द है, जबकि नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिजु का विलोम शब्द है। रिजु मतलब होता है दोस्तों सरल या सीधा। तो त्रिकोण इसका विलोम शब्द अधिक उचित नहीं है। सरल तो समानार्थी हो गया, सीधा भी समानार्थी। वक्र, रिजु का विलोम डायरेक्ट वक्र होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इसमें आपको दोस्तों पहले दिया हुआ है शब्द और सामने विशेषण दिया हुआ है। दूसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण है, यह बिल्कुल सही है। ढाई अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल पूर्णांक नहीं है। ढाई एक अपूर्णांक बोधक है। 26 पूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही है। वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं। ये दोस्तों ये अशुद्ध ऑप्शन है। वह नौकर में वो विशेषण होगा। वह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण होता है, तो वह नौकर में सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते होंगे आप शब्द है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप भला तो जग भला, तो इसमें आप देखेंगे कि आप स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, तो स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथड से लेते हैं हम। श्रुतलेख के किस कौशल का श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? दोस्तों श्रुत लेख, आप शब्दों को गौर से समझेंगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। श्रुत में सुनना, लेख में लिखना, मतलब श्रवण और लेखन। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि श्रवण और लेखन कौशल है, इनका अधिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? दोस्तों लेखन की असावधानी बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी का कारण है। जलवायु नहीं होता है। अशुद्ध उच्चारण भी हो सकता है। व्याकरण का कम ज्ञान भी हो सकता है। दोस्तों जलवायु जो है अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं होता है। भौगोलिक क्षेत्र अशुद्ध वर्तनी का कारण हो सकता है। कई क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जैसे पंजाब में है या अन्य स्टेट है जैसे बिहार है, इनमें जो है बोलने में जो है शब्द बोलने में अशुद्ध होते हैं, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव है। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही है जो आपको देखने को मिल सकता है। भौगोलिक क्षेत्र बिल्कुल होता है लेकिन जलवायु नहीं होती, तो अशुद्ध वर्तने का कारण जलवायु नहीं हो सकती। इसमें बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। दोस्तों अच्छी परीक्षा में विश्वसनीयता बिल्कुल आवश्यकता है। वस्तुनिष्ठता भी आवश्यकता है। विभेदीकरण भी आवश्यकता है। मतलब उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इनमें से सभी एकदम करेक्ट है। अच्छी परीक्षा के लिए आवश्यक होता है विश्वसनीयता भी आवश्यक है, वस्तुनिष्ठता भी और विभेदीकरण, तीनों अच्छी परीक्षा के लिए मुख्य आवश्यक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन जो है दोस्तों विद्यार्थी की प्रगति जानने में उपयोगी है। विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में इसे मूल्यांकन का कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों के आचरण जानने में भी कोई मतलब नहीं है। इसमें ओनली ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, विद्यार्थी की प्रगति जानने में। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जो है प्रीवियस पेपर में जो रीट है, सीटेट है, यूपी टेट है, इनमें आए हुए हैं। यद्यपि इत्यत्र संधि विच्छेद है दोस्तों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत से है, इसमें संधि का पूछा गया है। यद्यपि दोस्तों इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि और अपि दोनों में ही छोटी मात्रा होगी, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि ऐसे सरल प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो दोनों में ही छोटी मात्रा, मतलब सी ऑप्शन है इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है चतस्र इत्यस्य पदस्य पुल्लिंगे रूपम भवेत्। दोस्तों श्रेय शब्द जो है आप पढ़ने में भी आपको लग रहा होगा कि स्त्री से मिलता जुलता है, तो श्रेय शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें चत्वारी शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होता है। तो चत्वार मूल शब्द है पुल्लिंग, उसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। चत्वार, चतस्र, चत्वारी, पुल्लिंग चत्वार, स्त्रीलिंग चतस्र और नपुंसकलिंग चत्वारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूर मनसम इत्यत्र का उपसर्ग है। दोस्तों संस्कृत में दूर उपसर्ग होता है, तो दूर
डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट इसके लिए हो जाएगा। पश्यत इत्यत्र धातु लकार पुरुष वचनानी कानी। दोस्तों पश्य जो है वो मूल, इसमें मूल धातु है वो दृश्य धातु होती है। और पश्यत आप देख सकते हैं, पश्यत ये जो है लोट लकार का रूप है, तो इसमें लोट लकार होगा, तो दृश्य धातु लोट लकार, यहाँ से ही आप ऑप्शन काट सकते हो, सी ऑप्शन हो जाएगा। और आपको पूरे सब जो है याद हैं, तो आप देख सकते हैं लोट लकार दृश्य धातु में होता है। पश्यतु पश्यताम पश्यंतु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याओ पश्यामे। मतलब आपने दूसरी लाइन में अंतिम वर्ड मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन का ये जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर को यम विधि समुपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि जो है उपयुक्त होती है? कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि, भाषण विधि। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो है प्रश्न विधि, उदाहरण विधि और भाषण विधि नहीं चलती है। कथा विधि मतलब बालक जो है, हम किसी स्टेटमेंट या किसी बात को हम कहानी के रूप में उसे समझाएंगे तो वो उसे रुचिपूर्वक सुनता है और वो उसे आसानी से समझ लेता है। तो प्राथमिक स्तर पर कथा विधि, कहानी विधि जो है वो उपयुक्त होती है। भाषा शिक्षण से कति कौशलानि भवन्ति। भाषा शिक्षण के कितने कौशल होते हैं? तो दोस्तों भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं। सु बो पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW इंग्लिश में बोल सकते हैं हम। तो इसमें चतवारी, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं चतवारी शब्द लिखा हुआ है, मतलब कौशल जो है नपुंसक लेंगे तो इसके लिए चतवारी। एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न को आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपके एक से अधिक टॉपिक एक साथ क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषाया श्रवणम संभाषणम च केन विधिना भवते। श्रवणम संभाषणम केन विधिना भवते। तो इसमें दोस्तों संस्कृत भाषा की वह विधि जिसमें जो है श्रवणम और संभाषणम, सुनना और बोलना होता है। तो ये होता है सुनना और बोलना प्रत्यक्ष विधि में, सुनते हैं और बोलते हैं, मतलब देखकर उसको समझा जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण सूत्रम विद्यते। शिक्षण सूत्र किस प्रकार होते हैं? तो दोस्तों शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो सरल से कठिन की ओर होते हैं, मतलब सरलात कठिनम प्रति। इसमें ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये गणित की टीचिंग मेथड से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो दोस्तों गणित में जो है आकलन करना होता है, पक्षांतरण करना होता है, मानस दर्शन होता है, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना कभी भी गणित शिक्षण का प्रक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि गणित कभी भी कंठस्थ करने या याद करने पर बल नहीं देती है। तो इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब कंठस्थ करना जो है इसका प्रक्रम नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण। दोस्तों मापन, वर्गीकरण और वर्ग समावेश जो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है, लेकिन जो संरक्षण है वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन डी आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। दोस्तों NCF 2005 है, इसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि NCF 2005 जो है शिक्षा के संबंध में कहता है कि बालक को जो है अनुभव आधारित शिक्षा दी जाए और जो शिक्षा है उसको बालक के दैनिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर शिक्षा देना चाहिए। तो इसके लिए आपके जो है 2 नंबर ऑप्शन छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि 0.3, 0.2 इजिकल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? दोस्तों ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में आए हुए हैं और रीट 2021 में भी ये प्रश्न आया था। इसमें कुछ विद्वानों ने जो है अपने अलग अलग मत दिए थे और इस प्रश्न के बारे में काफ़ी जो है मीम्स भी चले थे। इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, लेकिन जो दोस्तों एक बार जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है उससे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें ग्राफ पेपर को एकदम उचित माना गया था और पहले भी ग्राफ पेपर को उचित माना गया था, जो कि 7th क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें भी इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ग्राफ पेपर बिल्कुल सही उत्तर है। इस बार रीट में भी आया था ये प्रश्न। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो है जो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें और जो है अपने मित्रों तक भी ये जानकारी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।